नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम JCERT यानी झारखंड में जो बुक चल रहा है क्लास 6 उसके हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है क्या? अध्याय 1 है। टॉपिक का नाम है कब, कहाँ और कैसे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या क्या बताया गया है हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। को उम्मीद है इस वीडियो देखने के बाद आपको फिर से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, देखिए पहले शुरुआत किया गया है फुलमणि की जिज्ञासा। फुलमणि कहीं जा रही है ट्रेन से और वह अगल बगल के अपने आसपास को देख करके सोच रही है कि इतनी पुरानी बातों को कोई कैसे जान सकता है, रेलगाड़ी से बाहर देखते हुए। तो उसके बाद ही जो है इस स्टोरी को शुरुआत किया गया है, इस चैप्टर को शुरुआत किया गया है। हम लोग जानते हैं क्लास 6 में बच्चे छोटे होते हैं तो कुछ इसी तरह की कहानियाँ बता करके जो है बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। क्या है? आज दुनिया में खूब तरक्की कर ली है। आज दुनिया ने है जो है खूब तरक्की कर ली। हम देख सकते हैं अभी अपने मोबाइल चला रहे हैं, फ़ोन यूज कर रहे हैं और लैपटॉप यूज कर रहे हैं, टैब चला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी दुनिया में है। लेकिन खूबसूरत सड़कें भी हैं, ऊंची इमारतें भी है, आधुनिक समाज भी है कि प्रगति का मानक बन गया है। क्या बोला गया है? अगर दुनिया तरक्की कर रहा है तो ये सब चीज़ तो बनेगा ही, डिनाई नहीं कर सकते। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो क्या हम बोल सकते हैं कि दुनिया प्रगति कर गई है? तो नहीं बोल सकते थे। देखिए आगे, यह विकास रातों रात नहीं हुआ है। यह विकास जो है रातों रात नहीं हुआ, क्योंकि इसमें बहुत ईयर लगे हुए हैं विकास होने में। आज से 200 साल पहले तक जो है सो हम लोग के पास ये सब चीज़ें थी नहीं। अभी यहाँ से अगर 40 साल के पहले बात करें तो न तो मोबाइल के बारे में जानकारी था, ना तो और चीज़ें ज़्यादा थी। तो रातों रात तो विकास हुआ नहीं है। इंसानों ने बैलगाड़ी से हवाई जहाज तक की सब विकास यात्रा भी एक दिन में पूरी नहीं की है। हवाई जहाज बोल रहा है, बैलगाड़ी से हवाई जहाज तक जाने के लिए जो है बनने में एक दिन का पूरा नहीं हुआ होगा, बहुत पहले शुरुआत हुआ होगा। कैसे शुरुआत हुआ होगा सोचते हैं। बैलगाड़ी का बात करें तो बैलगाड़ी को ही बनने में हजारों साल लगे होंगे। कैसे? कभी किसी ने प्राचीन जो है लोगों ने पत्थर के टुकड़े को पहाड़ी से लुढ़काया होगा। उसको लुढ़कते हुए बहुत दूर जाने पर उसने उससे इंस्पायर होकर के पहिए का निर्माण किया। पहिए के निर्माण हो जाने के बाद क्या हुआ होगा? पहिए के निर्माण होने के बाद बैलगाड़ी का आविष्कार हुआ होगा और बैलगाड़ी से बढ़ते हुए जो है सो मोटर गाड़ी हुआ, मोटर गाड़ी बना और मोटर गाड़ी के बाद जो हवाई जहाज तक चले गए, ट्रेन तक हम लोग सभी ने बनाया, पानी में जहाज चलने वाले जहाज़ों का खोज किया। ये सभी चीज़ें कहाँ से इंस्पायर हुआ? ये जो है पहिए से इंस्पायर हुआ होगा। ठीक है, तो ये एक दिन का तो काम है नहीं, बहुत पुराना काम है। आगे चलते हैं। यहाँ तक पहुँचने में हमें हजारों साल लगे, जैसा कि बोला जा रहा है। किसी एक दिन की घटना की जानकारी के लिए हम समाचार पत्र उठा लेते हैं। अभी झारखंड में चुनाव हुआ है, हम लोग एक दिनों की घटना अगर पढ़ना हो तो हम लोग तुरंत समाचार पत्र उठाते हैं और पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर और रेडियो भी, टेलीविजन का सहारा तो हम लोग ले लेते हैं। लेकिन बहुत वर्ष पहले क्या हुआ था या कैसे जान सकते हैं? समझ रहे हैं? अगर आज अभी 2024 चल रहा है, अगर यही बात हम आगे करें 2032 में देखें तो अभी जितना हम लोग टेंशन ले रहे हैं चुनाव को लेकर के, क्या उसमें इतना टेंशन होगा 2024 को चुनाव को लेकर के? नहीं। उसमें सिर्फ ये बताया जाएगा कि जेएमएम की सरकार बनी थी, उसने बीजेपी को इतना सीटों से हराया था, यानी बुरी तरह से हराया था। क्या तो क्या हो गया? तो बहुत वर्ष पहले क्या हुआ था इसको कैसे जानेंगे? तो इतने देखिए छोटे टुकड़े में हमने इसको बता दिया है। इसी तरह इतिहास को भी बताया जाता है। आगे चलते हैं। लिखा गया है, आओ जाने। इसको आप खुद से पढ़ेंगे, इतिहास किसको कहते हैं। मैंने बेस्ट आपके लिए रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जो हम लोग के लिए सबसे बेहतरीन जो डिफिनेशन हो सकता है। अतीत की कहानी है इतिहास, इसको समझते हैं क्या बोला गया। देखिए बेहतरीन डिफिनेशन ये हो सकता है, बीते दिनों के मानवों की कहानी को इतिहास कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? जो मानव से रिलेटेड हो, मानव की कहानी हो, उसको हम इतिहास कहेंगे। ठीक है, और जीवों के बारे में अगर कहानी मिल रही हो, पेड़ पौधे की मिल रही हो, तो उसको हम इतिहास में नहीं रखेंगे। हाँ, एक चीज़ और हो सकता है, अगर कोई मान लीजिए हॉर्स है,
हॉर्स था जो मानव से रिलेटेड था। बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, उसमें बहुत सारे तेज जो है महाराणा प्रताप के घोड़े का भी नाम आता है। तो उसको भी हम इतिहास में इसीलिए लिखते हैं क्योंकि वो मानव से रिलेटेड था, तो जुड़े हुए थे। ठीक है, आगे वर्तमान को समझने के लिए इतिहास की महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब वर्तमान को समझने के लिए इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? तो इससे इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, बैलगाड़ी से जो है हवाई जहाज तक बना है। तो वर्तमान में समझते हैं। अभी आपने कहानी सुना होगा अपने घरों में, आपके दादाजी बताते होंगे कि तुम्हारी उम्र में जो है हम बिना कपड़े के जो है ठंडा गुजारा करते थे। और अभी के क्या समय है? अभी क्या बिना कपड़े के कोई ठंडा गुजार सकता है? तो नहीं, अभी मोटे कपड़े हम लोग पहनते हैं। और उसमें क्या करते होंगे वो लोग? बहुत कम मिनिमम कपड़े में जो है अपना जीवन यापन करते थे। तो इसका हम क्या किए? वर्तमान को हमने इतिहास से जोड़ करके देखा कि कितना डेवलप हुआ है। हो सकता है अभी जो हम लोग पहने हुए हैं कपड़ा, कुछ समय बाद 50 साल बाद जो है इससे और ज़्यादा डेवलप कपड़े आ जाए, और ज़्यादा डेवलप हो जाए दुनिया, तो उस समय हम लोग को ही अपने आप में समझने में मुश्किल होगा। आगे देखिए, हमारे पूर्वजों का जीवन कैसा था, उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो एक चीज़ और देखिए, हमारे पूर्वजों का जीवन कैसा था, इसे रिलेट कीजिए कि हमारे पूर्वज जो है ठंडा दिनों में अच्छा कपड़ा नहीं पहन पाते थे, लेकिन उस परेशानियों से हमने इंस्पायर हुआ, अपने आप को इंस्पायर किया और अपने आप को डेवलप किया। और डेवलप करके हमने क्या किया? अच्छे कपड़े बनाए, जिसमें क्या हुआ? ठंडा बहुत कम लगने लगा। अभी बर्फीले क्षेत्रों में भी हम लोग रहते हैं, वहाँ पे भी ठंडा बहुत कम लगता है। ऐसे कपड़े का आविष्कार हो चुका है, बन चुका है कपड़ा। ठीक है, देखिए परेशानियों का सामना करना पड़ता था, इसका हल वो कैसे निकालते थे? अच्छा, पूर्वजों ने इसका हल कैसे निकाला? सोचिए, जो पूर्वज ने बिना कपड़े के रहा करते थे ठंडा में, उसी से तो हम लोग इंस्पायर हुए। उस और तुरंत थोड़े हमने कपड़ा बना दिया, ऐसा समझते हैं कि आज से 1950 का बात करते, 1950 के बाद अभी 2024 है, तो क्या 1950 से लेकर के 2024 में इन बीच वाले ईयर में कुछ काम नहीं हुआ कपड़े को लेकर के? हुआ। डायरेक्ट यहाँ से हम लोग डेवलप करके यहाँ पर नहीं आ गए थे। ठीक है, तो क्या हुआ? इसने हम लोग सीखा और धीरे धीरे सीखते सीखते हमने अपने आप को डेवलप भी किया। अतीत में लोग कहाँ रहते थे, वे लोग क्या खाते थे, उसका पहनावा कैसा था, उसके घर की बनावट कैसी थी। उस समय शासक के अतिरिक्त व्यापारी, कारीगर, किसान, पुरोहित, मजदूर सभी समाज के महत्वपूर्ण अंग होते थे। आप देखिए ये सभी चीज़ें कौन कौन सा बोला जा रहा है शासक के लिए? उसमें शासन के अतिरिक्त व्यापारी, कारीगर, किसान, पुरोहित, मजदूर, ये सभी जो है किसका? समाज के महत्वपूर्ण अंग हुआ करते थे। ठीक है, आगे उसके विषय में जाने बिना हम उस समाज को सही ढंग से नहीं समझ सकते हैं। ठीक, इसीलिए इतिहास में अब समाज के केवल उच्च वर्गों की ही नहीं बल्कि निचले स्तर के लोगों के कार्यों और रुचियों के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है। इसका कहने का मतलब ये है, सोचिए अगर हम इस तरह से रिलेट करें, अभी हम लोग पढ़ते हैं अपनी किताबों में कि अकबर जो है शासक, महान शासक था अकबर। पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं भाई? क्योंकि उसके ही राज दरबार में रह करके किसी लेखक ने इस बात को लिखा। हम इसका आकलन कैसे कर सकते हैं कि जो उसी के दरबार में रह करके लिखा हुआ हो अकबर के बारे में, वो सही लिखा हुआ हो? और सही भी लिखा हुआ हो तो उसने, जिस लेखक ने लिखा, वो कितने एरिया को कवर किया? अभी हम झारखंड का बात करें तो अगर मैं जिस क्षेत्र में रह रहा हूँ, यहाँ से हम 10-20 किलोमीटर के एरिया में उस समय के का अगर बात करें, अभी तो डिजिटल हो गया, लेकिन उस समय का बात करें तो उस समय क्या होगा? राजा का यहाँ राजभवन है, यहीं पर लिख रहे, अगल बगल के क्षेत्रों को देख करके उसने लिखा। लेकिन इतना छोटा शासन तो था नहीं, यहाँ के शासन में उसने कैसे देखा? नहीं देखा। तो हम कह सकते हैं, इस बात को इस तरह समझ सकते हैं कि उस समय सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने किताबों में जगह दी थी जो इस राजा से रिलेटेड था ज़्यादातर। ठीक है, तो लेकिन अब क्या किया गया है? अब के इतिहास में हम उच्च वर्गों के साथ निचले स्तर के भी बारे में लिखना चालू किए हैं, उसके रुचियों के बारे में भी जानना चालू किए हैं। ऐसा इसलिए ताकि इतिहास में भेदभाव ना हो। पहले के इतिहास में भेदभाव की बू इसलिए आती है क्योंकि सिर्फ राजाओं के साथ जुड़े हुए लोगों की महानता बताई गई थी। ठीक है, वास्तव में पहले इतिहास में ज़्यादातर तारीखों, घटनाओं, विशेषकर राजनीतिक घटनाओं की भरमार रहती थी। अब इतिहास में जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इतिहास के जानकार को इतिहासकार कहते हैं। एक डिफिनेशन आपको मिला है, देखिए, इतिहास के जानकार को हम क्या बोलते हैं? इतिहासकार कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए,
इसके बारे में क्वेश्चन पे आप सवाल करेंगे, अपना जवाब ढूंढेंगे इस सवाल का। आगे है, क्यों आवश्यक है इतिहास का ज्ञान? क्यों आवश्यक है? तो इसका जवाब अभी हमने पहले तो पढ़ चुका है, लेकिन फिर भी इसको समझेंगे। क्या लिखा है इस छठी क्लास की बुक में? देखिए, धरती पर मानव जीवन का अस्तित्व कई लाख वर्षों से है। बिल्कुल, इस बात को हम लोग भी मान रहे हैं कि कई लाख वर्षों से जो है धरती पर मानव का अस्तित्व है। हम अपने वर्तमान का अध्ययन अतीत के ज्ञान के बिना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? अभी हम जो हैं इसका आकलन हम आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले के हम जैसा थे उससे रिलेट करके देखेंगे। समझ रहे हैं ना? तो अभी का जो मानव है वो किससे रिलेट करेगा? आज से जो है 2000 साल पहले का बात करें या तो 500 साल पहले का बात करें, उससे रिलेट करके हम देखेंगे कि हम उस समय क्या थे और अभी हम कितना डेवलप हुए। इतिहास से सबक लेकर हम अपने वर्तमान को बेहतर कर सकते हैं। कितना बड़ा बात है, समझिए इसको, कि इतिहास से हम सबक लेकर के अपने वर्तमान को बेहतर कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह हो सकता है कि सोचिए हमारे देश में अंग्रेज आके यहाँ पर हमारे ही ज़मीन पर हम ही लोग को साथ में लेकर के अपना शासन चलाता है। क्या ऐसा फिर से हो सकता है? तो अब नहीं हो सकता है, क्योंकि हम अलग अलग राज्यों में बटे हुए थे। अलग अलग राज्यों में बटे होने के कारण जो है अंग्रेजों ने हमारे पास शासन किया। लेकिन अब ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम इतिहास से इस बात को सीख चुके हैं कि बाहरी लोगों के आने से हम लोग का नुकसान होता है। समझ रहे हैं? कभी एक बात आप इस स्टोरी को सुने होंगे, इस बात को, कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो भाई, इतिहास अपने आप को दोहराता है तो इसका मतलब यह हो गया कि हम सब मूर्ख हैं, क्योंकि हम इतिहास को दोहराने का मौका दे रहे हैं। अंग्रेज जो है पहले आके हमारे ऊपर शासन किया था और फिर अगर शासन करने आ जाए तो इसका मतलब यह हो गया कि इतिहास से हमने कुछ नहीं सीखा। क्या? इतिहास से हमने कुछ नहीं सीखा। ठीक है, आगे देखिए। अब इतिहास अतीत को समझने का प्रयास है। ठीक, इतिहास में हम ना सिर्फ अपने देश के बारे में पढ़ते हैं बल्कि दुनिया के अन्य देशों के बारे में भी पढ़ते हैं। सिर्फ हम अपने देश के बारे में नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? चलिए समझते हैं इस तरह से। चलिए देखते हैं। चलिए, इंडिया है, इस बात को समझते हैं। ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया भी इतना बड़ा है, इंडिया देख रहे हैं, ये इंडिया हो गया। अभी इतना बड़ा क्षेत्र जो है इंडिया है, अभी हम इसको पढ़ रहे हैं। लेकिन इतिहास में क्या इंडिया इतना बड़ा ही था? नहीं, इंडिया जो है इसका क्षेत्र इतना बड़ा था। यहाँ पे बांग्लादेश भी जुड़ा हुआ था इंडिया में, म्यांमार भी जुड़ा हुआ था। तो क्या यहाँ की संस्कृति यहाँ से मेलजोल खाती थी? समझ रहे? इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी इतिहास के बारे में पढ़ा जाता है तो अगल बगल के देशों को भी साथ में लेकर के पढ़ा जाता है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि उस समय के शासक उतने दूरी तक जो है शासन कर रहे थे और उससे जो है शासक के बारे में हमको पता चल सके। देखिए, उसकी संस्कृति से परिचित होते हैं, बाहरी देशों से। महान लोगों के जीवन और उसकी शिक्षाओं को पढ़कर उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे है, जब तो लोग कहाँ रहते थे इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, प्रकृति ने भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप प्रदान किया है। क्या क्या प्रदान किया है? देखिए, उत्तर में हिमालय पर्वत एक ऊंची दीवार के समान इसकी रक्षा करता है। किसकी? भारत की रक्षा करता है। कहाँ से? उत्तरी क्षेत्र से जो शीतलहर आती है, उत्तरी क्षेत्र में जो ठंडा है उसको हिमालय पर्वत क्या करता है? रोक देता है, हमारे क्षेत्र में आने के लिए नहीं देता है। इसके पूर्वी, पश्चिमी एवं दक्षिण में विशाल सागर है। हमारे भारत के पूर्वी पश्चिमी में सारी तरफ जो है क्या है? विशाल सागर है। भारत में लाखों वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे थे। क्या लिखा हुआ है इसको समझते हैं। भारत में लाखों वर्ष पहले से जो है लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे थे। देखिए, नर्मदा नदी का तट कहाँ पर है? यहाँ पर है नर्मदा नदी का तट। क्यों नहीं रहेंगे यहाँ भाई? क्योंकि यहाँ पर नर्मदा नदी का मैदान है। सॉरी, मैदान नहीं, नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। मतलब ये कि दोनों तरफ पहाड़ी है और बीच में नर्मदा नदी क्या कर रही है? बह रही है। अब उस समय के लोग, जिस समय यहाँ पे लाखों वर्ष पहले लोग खेती करना जानते नहीं थे। अब खेती करना अगर नहीं जानते हैं तो अपना जीवन यापन कैसे करते होंगे? अपना जीवन यापन पहाड़ी पर रह करके वहाँ के कंद मूल खा करके अपना जीवन यापन करते थे।
शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। पानी के लिए नर्मदा नदी तो था ही, समझ रहे हैं? तो वहीं पे इसका लाखों वर्ष पहले जो है जीवन यापन हो रहा था। आगे देखिए, अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह किया करते थे। कहाँ पर? नर्मदा नदी के तट पर। आगे देखिए, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाइए। किरथर पहाड़ियाँ कहाँ है? देखिए यहाँ पर है किरथर पहाड़ियाँ, उत्तर पश्चिम में। देखिए यहाँ पे सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ यहाँ पर है उत्तर पश्चिम में। अभी जो है पाकिस्तान क्षेत्र में ये पड़ता है, उस समय भारत में था। ठीक है, देखिए इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना प्रारंभ किया गया। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं, रिलेट करते हैं। यह जो है सिंधु नदी है, दिख रहा है सिंधु नदी। सिंधु नदी के इधर जो है किरथर और सुलेमान पहाड़ियाँ हैं। भाई यहाँ पर जो है सो जो भी रहेगा वो गेहूं और जौ वगैरह का खेती तो करेगा ही, पशुपालन करेगा ही, क्योंकि यहाँ पर विशाल मैदान है सिंधु नदी का, जहाँ पर घास उग रहे हैं, ना तो ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र है, समतल है। तो क्या वहाँ पर क्या कर रहे थे? गेहूं और जौ की फसलों का उपजाना प्रारंभ किया गया था। वहाँ पे उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया, क्योंकि मैदान था तो पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे, समतल मैदान है तो लोग धीरे धीरे वहाँ पर पहले कुछ लोग बंजारे के रूप में आए होंगे, फिर बसते चले गए, बसते बसते गाँव बना, गाँव के बाद शहर बनते। ठीक है, लेकिन वहाँ पे उस समय गाँव बने थे और वहाँ पे रहना प्रारंभ किया था। कहाँ पर? सुलेमान और किरतर की पहाड़ियों के पास। अब एक चीज़ है, देखिए उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए। उत्तर पूर्व में देखिए यहाँ पर है गारो पहाड़ी, गारो पहाड़ी है। अब देखिए क्या बोला गया है, ऐसे कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ कृषि का विकास हुआ। देखिए गारो पहाड़ी और विंध्य पहाड़ियाँ। देखो उत्तर पूर्व में गारो पर्वत और विंध्य पहाड़ियों में जो है क्या हुआ? कृषि का विकास हुआ है। इसके बारे में, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। ठीक है, कहाँ पर? गारो खासी और विंध्य पहाड़ियों पर। चलिए इसको समझते हैं। अगर आपको ध्यान में हो तो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी पर यानी मेघालय क्षेत्र में आज भी खूब वर्षा होती है। इस क्षेत्र में खूब वर्षा होती है। जब खूब वर्षा होती है, धान के लिए क्या जरूरत पड़ता है? सबसे ज़्यादा पानी की। तो जहाँ पे पानी खूब बरस रहा है वहाँ तो चावल का उपजाना होगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले चावल का उपजाना कहाँ शुरू हुआ था? गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी पर, मेघालय में। याद रखिएगा इस बात को। आगे, गंगा तथा सोन नदी की तलाश कीजिए। गंगा के दक्षिण में इस नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। अब देखिए क्या है, यहाँ पर गंगा नदी का बात किया जा रहा है। देखिए गंगा नदी यहाँ पर है। गंगा नदी के दक्षिण में यहाँ पर देखिए इस क्षेत्र को और आगे बड़ा क्षेत्र था जिसको मगध के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। अब इसको इस बात से रिलेट कीजिए मेरे दोस्त, इस बात से कि देखिए गंगा नदी का मैदान है, गंगा नदी का मैदान है, यहाँ पे लोग बसना शुरू हो चुके थे, यहाँ पे खूब धान का खेती भी होना प्रारंभ हो चुका था, पानी की कमी नहीं थी, हर मौसम परिवर्तन होते जा रहे थे। ठंडा दिनों में जो है यहाँ पर गेहूं का खेती हो रहा था और जो भी ठंडे के मौसम के फसल थे वो उसका खेती हो रहा था। बरसात के दिनों में यहाँ पर जो है धान की खेती हो रही थी। तो यहाँ जो शासन कर रहे थे वो तो खुद ब खुद अमीर होगा ही, समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि यहाँ के लोग खुद ब खुद सुखी संपन्न थे ही। लेकिन एक बात और है, देखिए ये बहुत शक्तिशाली थे और विशाल राज्य की स्थापना की थी। इसका क्या मतलब हो सकता है? शक्तिशाली थे का मतलब इस बात को समझिए। आगे अगर आपको याद हो तो ये वाला क्षेत्र देखिए, यहाँ पर क्षेत्र ये हो गया झारखंड और बिहार का क्षेत्र, सॉरी झारखंड उड़ीसा का क्षेत्र। यहाँ पर लौह एस का भंडार था। अगर यहाँ बात करें लातेहार के क्षेत्र में तो यहाँ पर बॉक्साइड का भंडार था। यहाँ के राजाओं ने औजार बनाना सीख लिया था, लोहे को गलाने के लिए सीख चुका था। मगध साम्राज्य के समय लोहे को गलाना सीख लिया था। उसमें असुर जनजाति थे, कोल जनजाति थे, कोरबा थे, इस सभी ने जो है लोहे को गलाना सीख लिया था, औजार बनाना सीख लिया था। और इसी का यूज कौन कर रहा था? यहाँ के शासक लोग यूज कर रहे थे अपने दुश्मन को हराने के लिए।
इसके दुश्मन में जो है वो लकड़ी और पत्थर से लड़ रहा है, औजार से लड़ रहा है, और ये लोहे के औजार से लड़ रहा है। कौन शक्तिशाली होगा? तो मगध शासक इसीलिए शक्तिशाली हुआ था। आगे, लोगों ने हमेशा उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। ठीक है, ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों, समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी थी। फिर भी ये यात्रा उसके लिए असंभव नहीं था। क्यों नहीं असंभव था? कि पहाड़ी के दर्रों के से भी संपर्क के रास्ते थे, वो सदियों तक लोग इसके दोनों ओर आते जाते रहे। जिस समय सड़क बनाने की तकनीक पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया था, उस समय ना तो नाव बनाने की तकनीक लोगों के पास थी, उस समय लोग तब भी नदियों को पास किया करते थे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक। पहाड़ी को कैसे पास करते थे? दर्रों से पास करते थे। दर्रों किसको बोलते हैं? जब दो पहाड़ी के बीच में कुछ खाली क्षेत्र हो, कुछ चौड़ाई का, जहाँ से लोग एक जगह से दूसरी जगह पास हो सके, तो उसको हम किस नाम से बोलते हैं? दर्रे के नाम से बोलते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा बिहार है, यहाँ पे बिहार है, और इधर क्षेत्र जो है पहाड़ के दूसरे साइड नेपाल अगर है। यहाँ की संस्कृति और यहाँ की संस्कृति में खूब सारा अंतर होगा, क्योंकि ये दर्रे की खोज तुरंत नहीं हुआ होगा। यहाँ की संस्कृति पहले जो है विकसित हो चुकी होगी, यहाँ की संस्कृति विकसित हो चुकी होगी, उसके बाद व्यापार के रास्ते इधर से दोनों तरफ खुले, और उसके बाद जो है एक दूसरे के संस्कृति विचारों का आदान प्रदान होना प्रारंभ हुआ। देखिए क्या लिखा है, पहाड़ी भी दर्रे के संपर्क में रहते थे। ठीक है, आगे, सदियों तक लोग इनसे दोनों ओर आते जाते रहे। ये पहाड़ी दर्रे विचारों एवं संस्कृति के आदान प्रदान के भी मार्ग बने। ठीक है, लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। उस समय जो है सो अभी जैसा हम लोग संग्रहण करना नहीं सीखे हुए थे उस समय के लोग। अभी हम लोग फसल उपजाते हैं और फिर अगले साल के लिए भी बचा के रख लेते हैं। हो सकता है उस समय के लोग इतना ज़्यादा विकसित नहीं हो पाया था, उसके पास संग्रह करके रखने की क्षमता विकसित नहीं हुई थी। तो क्या काम के तलाश में, यानी सोचिए प्राकृतिक आपदा, जिस जगह पे रह रहे थे वहाँ पे बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, तो उसको जगह चेंज करना पड़ेगा, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था लोगों को। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है, सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से यात्रा करती थी। एक जगह से दूसरी जगह पर लड़ाई करने के लिए सेनाएं जो है यात्रा किया करती थी। वहीं व्यापारी काफिले में और कभी जहाज़ों में यात्रा करते थे। व्यापारी जो थे काफिले में यात्रा करते थे ताकि कुछ डकैत लोग जो है उसके सामानों को, अथवा चोर लोग उसके सामानों को चोरी न कर ले, छीन न ले। ठीक है, आगे है, धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक जाया करते थे। जैसा कि अभी भी जो है सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने विचार को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेडियो का उपयोग करते हैं, नेट का उपयोग करते हैं, या तो नुक्कड़ नाटक करते हैं, सभाएं करते हैं, जा करके गाँव में मूवी बनाते हैं। तो उस समय तो ये सब तकनीक विकसित नहीं हुआ था। तो धार्मिक गुरु क्या करते थे, गांव गांव जा करके अपनी शिक्षा दिया करते थे। जैसे बुद्ध हो गए, महात्मा बुद्ध, जैन धर्म के जो है महावीर हो गए, ये सभी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जा करके अपनी शिक्षाओं का प्रसार करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का भी अवसर मिला। ये देखिए दर्रे का बात मैंने बताया, बिहार से और नेपाल से जब जुड़े एक दूसरे से, तो दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े, मतलब तकनीक क्या यूज कर रहे थे, क्या एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, सभी चीज़ों के बारे में पता चला। ठीक है, आगे देखिए, इस बार क्वेश्चन को सोचेंगे, आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। मुझे लगता है इतना तक मैंने बता दिया है कि आप इस प्रश्न का आंसर सोच सकते हैं। आगे है, देश का नाम, देश का, किस देश का नाम, भारत के देश का नाम बात हो रहा है यहाँ पर। अपने देश के लिए हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का उपयोग करते हैं, जैसे आर्टिकल 1 में लिखा गया है, इंडिया और भारत का उपयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन ये आया कहाँ से, इसको समझते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। खुद सोचिए, यहाँ पर आते हैं, इस मानचित्र पे समझते हैं। देखिए, सिंधु नदी इतना विशाल था कि जब इसको पास करके इधर से, देखिए इधर ईरान, तुर्की लोग जब इधर पास करके इंडिया में आते थे, इधर क्षेत्रों में आते थे, तो उसको लगता था कि मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट पूरा किया है। ठीक है, बहुत बड़ा चीज़ अचीव कर लिया है। अब जब ये लोग वापस जा करके अपने देशों में जाते थे, तो वहाँ पर इसकी गाथा बताते थे, सिंधु नदी की जो है जानकारी बताते थे कि मैं सिंधु नदी के क्षेत्र से आया हूँ, सिंधु क्षेत्र से आया हूँ। और इसी से जो है सिंधु नदी के दूसरे साइड इधर, यानी हम
हम लोगों को सिंधु से हिंदू कहना शुरुआत हुआ। क्या? हिंदू कहना शुरुआत हुआ। हिंदू, ठीक है, कहना सिंधु नदी से ही हम लोग को हिंदू कहना शुरुआत हुआ। लेकिन अब यहाँ पे सवाल आता है, सर यहाँ तो इंडस है और फिर इंडिया, ऐसा कैसे बोल रहे हैं आप? सिंधु कहाँ? तो देखो हुआ ये था कि सिंधु पहले, सबसे पहले इधर से पास होने वाले लोगों ने भारत का नाम सिंधु रखा, इसी से हिंदुस्तान बना। लेकिन जब अंग्रेज लोग आए तो उसने क्या किया, सिंधु, हिंदू जो था, देखो हिंदू, पहले सिंधु से हिंदू बना। अब हिंदू, जब अंग्रेज आए तो हिंदू का उसने क्या किया, ये नाम हटाकर हिंदुस कहना चालू किया, इंडुस, ठीक है। क्या कहना चालू किया? इंडुस चालू किया, यानी इंडस। और फिर बाद में ये जुड़ा और फिर नाम क्या बना, इंडिया शब्द बना। समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पर देखिए, ईरानियों और यूनानियों ने, देखिए अंग्रेज का बात हो रहा है, यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और अथवा इंडोस और इन नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। देखिए यहाँ से पूर्व में कौन है, इस क्षेत्र से पूर्व में तो हम ही लोग हैं, तो हम लोग को इंडिया कहा जाने लगा। इस तरह शब्दों का भ्रंश हुआ, बदलाव हुआ, ठीक है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। देखिए क्या बोला जा रहा है, इसको समझते हैं। बोला गया है कि भारत नाम का शब्द जो है, सो देखिए इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बोला जाता था। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक कहानी पढ़ा हुआ है, राजा भरत यहाँ पे शासन किया करते थे और इसी के नाम पर जो है हम लोग का नाम क्या पड़ा, देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा, ठीक है। अब लिखा गया है भरत जो है, राजा भरत, उसके नाम का शब्द, उस शब्द का उल्लेख जो है ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका इस्तेमाल देश के लिए होने लगा, ठीक है। अरबों ने धरती को अल हिंद और तुर्कों ने हिंदुस्तान कह करके पुकारा। ये सभी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब हिंदुस्तान कह के किसने पुकारा था, तो तुर्कों ने कहा था। अरबों ने भारत के नाम किस नाम से जाना जाता दिया था, किस नाम से जानते थे, तो अल हिंद के नाम से इसको जानते थे। इस टॉपिक को हम जिसमें झारखंड का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। अभी आप इसको जो है एक बार पढ़ लेते हैं। वर्तमान झारखंड का नाम भी प्राचीन काल में परिवर्तित होता रहा। विभिन्न ग्रंथों में झारखंड का उल्लेख मिलता है। इस क्षेत्र का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में भी मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड्र प्रदेश, वायु पुराण में मुरंड और विष्णु पुराण में मुंड, भागवत पुराण में किकर प्रदेश, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरिक देश व पशु भूमि के नाम से जानते हैं। पशु भूमि इसलिए पड़ा क्योंकि हम लोग का क्षेत्र जो जंगल क्षेत्र था उड़ीसा और झारखंड का, तो इस क्षेत्र में बहुत सारे हाथी थे और ये हाथियों का सप्लाई महाभारत के समय कहाँ से होता था, हम ही लोग के क्षेत्र से होता था, इसीलिए इस क्षेत्र को पशु भूमि के नाम से कहा जाने लगा, ठीक है। पुराने समय में भारत को किन किन नामों से जाना जाता था और क्यों? इस प्रश्न का आंसर मुझे लगता है कि हर किसी को पता होगा। आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। आगे आते हैं अब भारतीय उपमहाद्वीप, इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे ऊपर में उज हुआ था उपमहाद्वीप का, आखिर भारतीय उपमहाद्वीप बोलते किसको हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन देश आते हैं, इसके बारे में समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद नीचे अगर जाएंगे, देखिए इस तरह से नीचे अगर जाएंगे तो यहाँ पे क्या क्या है, इस क्षेत्र में समुद्र है भारत के चारों तरफ। इस क्षेत्र में इधर पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश है, सभी छोटे कंट्री हैं। इन सभी में सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, भारत है। तो उसी के नाम पर इसको हम भारतीय उपमहाद्वीप पड़ गया नाम। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां और जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा देश है। इस बात को याद रखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है, ठीक है। हो सकता है ये दूसरा की जगह फर्स्ट आ गया हो जनसंख्या की दृष्टि से, अभी डाटा पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है। दक्षिण एशिया को विशालता तथा एशिया महाद्वीप के शेष भाग से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों के द्वारा पृथक होने के कारण उप महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। इस बात को क्लियर करेंगे और सही से समझे में क्या बोला गया है। चूंकि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश भारत है, किस क्षेत्र का, इस देखिए यहाँ पे इस फिगर का, इस फिगर को ध्यान से देखेंगे, ये भारत है, ठीक है। ये भारत दिख रहा है आपको। भारत के इधर साइड देखिए अलग अलग देश हैं, इधर अलग अलग देश है और यहाँ पर क्या है, विशाल पर्वतमाला है, पहाड़ है। इस पर्वत के इस साइड जो है इंडिया है और दूसरे साइड कौन सा है, दूसरे साइड बहुत सारे कंट्री हैं।
तो इस पर्वत से इस साइड जो है इंडिया सबसे बड़ा कंट्री है। यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान, यहाँ पाकिस्तान हो गया, यहाँ पर जो है बांग्लादेश हो गया, इधर इंडोनेशिया हो गया। तो इन सभी में सबसे बड़ा देश भारत है, इसीलिए इस क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप नाम पड़ गया। अतः इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसके अंतर्गत अन्य देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि शामिल है। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल हैं? तो याद रखेंगे 6 देश शामिल हैं। ठीक है, अब बोलोगे कैसे 6 देश? ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और एक भारत। ठीक है, इतने देश शामिल है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है काल निर्धारण। समय का निर्धारण हम कैसे करेंगे पहले के समय और अभी के समय में, चलिए देखते हैं। काल के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। यानी बांटा क्या है? एक है देखो प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है ऐतिहासिक काल और तीसरा है क्या? आद्य ऐतिहासिक काल। इसके बारे में सीखते हैं। लिखने की कला सीखने के पहले भी मानव लाखों वर्षों पहले इस धरती पर रह चुका था। क्या बोल रहा है? लिखने की कला सीखने से पहले भी जो है मानव लाखों वर्षों से पहले से धरती पर रह चुका था। इस बात को कैसे हम माने कि जिस समय लोग, हाँ सही बात है कि लोग जब रहना शुरुआत किए थे धरती पर, उसमें उसको इससे मतलब था नहीं कि लिखना कैसे है, लिख करके किसी चीज़ को रखा जाए। उसमें उसको सिर्फ अपने पेट पूजा करने पर ही ध्यान रहता होगा। देखिए इतिहास में उस समय ना तो अभी मेरे पास कोई फोटो है ना तो कोई वीडियो है, तो हम लोग इसको कैसे आकलन करेंगे? अंदाजा लगा करके। इतिहासकार ने माना है, हम ये सोचते हैं कि हम ऐसा हुआ होगा, इन सभी शब्दों का उपयोग करेंगे। ठीक है, रह चुका था। देखिए लाखों वर्ष पहले तक रह चुका था। आगे देखिए, जिस काल में मनुष्यों का कोई लिखित साक्ष्य, इसको यहाँ अंडरलाइन करते हैं, जिस काल में मनुष्यों का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, या तो प्रागैतिहासिक काल हम लोग कहते हैं। साक्ष्य नहीं मिलता है, ये हो गया एक शब्द। दूसरा शब्द ये हो सकता है कि क्या उस समय के लोग लिखने नहीं जानते थे? तो इसका कोई जवाब नहीं है। हो सकता है कि उस समय के लोग लिखने के लिए जानते होंगे, भले साक्ष्य को संग्रहण करने के लिए नहीं जानते थे। कैसे? किसी पत्ते पर उसने लिखा, पत्ता जो है मिट गया, खत्म हो गया इतने समय के बाद, समय बहुत ज़्यादा है। किसी पत्थर पर उसने उकेरा, पत्थर जो है से धीरे धीरे उस पर मिट्टी लगने से और किसी कारण से ख़त्म होते चला गया। इसका कोई साक्ष्य हमारे पास नहीं है। लेकिन यह कहना कि लिखने के लिए नहीं जानते थे, यह गलत होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है लिखित के साक्ष्य नहीं मिले हैं। बाद में देखिए, बाद में मानवों ने लिखना सीखा। बाद में क्या किया? मानवों ने लिखना सीखा। ऐसा लिखा गया है, मानव की प्रगति की कहानी के उस भाग को इतिहास कहते हैं। देखिए क्या लिखा है? इतिहास, मैंने बताया मानव की प्रगति, देखिए मानव की प्रगति की कहानी के उस भाग को इतिहास कहते हैं जिसके लिए लिखित विवरण मिलते हैं हम। ठीक है, जिसका लिखित विवरण हमारे पास है उसको ही हम इतिहास मानेंगे। किसका? मानव की प्रगति का। किसी जानवर, पेड़ पौधे वगैरह का नहीं मानेंगे। ठीक है, अब आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। बहुत सारे ऐसी चीज़ अभी हमारे पास आद्य ऐतिहासिक काल का प्रमाण है जिसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन उस समय के लोग उसने लिखा था। क्यों नहीं पढ़ पाए हैं? सोचिए, अभी अगर हम इस तरह से टिक करते हैं, इस तरह से साइन करते हैं, तो इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं? सही को आकलन करते हैं। अगर हम इस तरह का चित्र, चलिए 3 डॉट का इस तरह का करते हैं, अगर डॉट बनाते हैं तो इसका मतलब कैसे हम लोग चिन्ह बनाते हैं? आदिदास का। एक कौन सा हो गया? नाइकी का हो गया। अगर इस तरह का चित्र बनाते हैं इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि प्लस है। ये अभी हम लोग बना रहे हैं, सिंबल बना रहे हैं। लेकिन आज से अगर ये सभ्यता समाप्त हो जाए और ये सभी चीज़ें आपको, नाइकी का जूता जो है किसी को मिले या फिर इस तरह का कहीं जोड़ बना हुआ मिले, तो कैसे आकलन करेंगे कि क्या उस समय के लोग जानते होंगे इसका यूज कहाँ करते थे? नहीं पता। इसी तरह उस समय के लोगों ने चित्र बना बना कर लिखना सीखा था। ये आद्य ऐतिहासिक काल में, जिसका हम लोग अभी तक डिकोड ही नहीं कर पाए हैं, समझ ही नहीं पाए हैं। ठीक है, देखिए ताड़ पत्र पर बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, ये देखो पांडुलिपि है, ताड़ वृक्ष पर बना हुआ है, ये लिखा गया। अब देखिए आगे समझते हैं अतीत की जानकारी। क्या है टॉपिक? अतीत की जानकारी, यानी पहले ज़माने की क्या जानकारियाँ हमारे पास है, कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, उसके बारे में समझेंगे।
अतीत को जानने के लिए कई माध्यम हैं जिसकी सहायता से हम हजारों साल पहले की बातों को जान सकते हैं। पुरानी बातों को जानने के लिए जो है हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़ें हैं उसको भी हम इसको विवरण करेंगे पूरी तरह से। एक माध्यम है पुस्तक का, प्रमुख माध्यम है पुस्तक। बहुत लोगों ने लिख करके इसको रखा, जिसको अभी हम लोग पढ़ करके समझते हैं कि उस समय के लोगों ने उस समय के लोग कैसे थे, क्या पहनावा था, क्या संस्कृति थी उसकी, क्या खाते थे, कैसे घर बनाते थे, ये सभी चीज़ें उसने पुस्तक के माध्यम से हमें जानकारी दी। उस ज़माने में आज की तरह प्रिंटिंग मशीन नहीं थी। उसमें के लोग जब पुस्तक लिखते थे तो सालों साल लग जाते थे लिखने के लिए, लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, तुरंत प्रिंट कर लेते हैं, टाइप कर देते हैं, हो गया। इसीलिए उन पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था, जिसे हम पांडुलिपि के नाम से जानते हैं। चलिए एक डिफिनेशन मिला आप लोगों सभी को। हाथ से लिखे जाने वाले को हम क्या लिखते हैं, पुस्तक को हम किस नाम से जानते हैं, पांडुलिपि के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, पांडुलिपि को अंग्रेजी में क्या, मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, जो लैटिन शब्द मेनू से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है हाथ है। क्या, मेनू का अर्थ क्या होता है, हाथ होता है, याद है। आगे, ये पांडुलिपियां कहाँ लिखी गई थी, ताड़ पत्तों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष रूप से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। कहाँ कहाँ, एक ताड़ पत्र पर मिलता है और एक ठो जो है भोजपत्र पर लिखा हुआ मिलता है। हमें दो ही चीज़ों पर इसके साइज हम लोग को मिले और मिलेंगे साइज, ये अभी और पांडुलिपि का सिर्फ बता रहे हैं। आगे देखते हैं जो पुस्तक लिखा गया था। इसीलिए तो हम बताए यहाँ पर अभी आपको कि प्रागैतिहासिक काल में लोग नहीं लिखने जानते थे, ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कोई साइज हमारे पास भले नहीं मिला हो, लेकिन हो सकता है कि उसने लिखने के लिए सीखा हो था, लेकिन उसके साइज हमारे पास नहीं है, या फिर जो लिखा था वो मिट गए समय अधिक होने के कारण। ठीक है, इतने वर्षों में कई पांडुलिपियां नष्ट हो गई, फिर भी कुछ पांडुलिपियां आज भी सुरक्षित है। ठीक है, इतिहास की जानकारी के लिए पुस्तकें एक सशक्त माध्यम है, सही बात है। आगे, वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को। वेद जो है भारत का सबसे पुराना क्या है, ग्रंथ है। आगे है, उपनिषद, महाकाव्य, रामायण एवं महाभारत, पुराण, बौद्ध एवं जैन धार्मिक साहित्यों से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। किसके से मिलता है, उपनिषद से मिलता है, महाकाव्य जो है जैसे कि रामायण और महाभारत है, पुराण है, बौद्ध जैन धर्म से साहित्यिक जो भी चीज़ें हैं उससे भी इतिहास से जानकारी हमको मिलता है। इसमें धार्मिक मान्यताएं एवं व्यवहारों, राजाओं की जिंदगी, औषधियों पर चर्चा भी मिलती है, किससे, इन सभी चीज़ों से। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र व कश्मीरी कवि कलहन की राजतरंगिणी जैसी गैर धार्मिक पुस्तकों से भी भारतीय इतिहास को समझने की आसानी मिलती है। ठीक है, किसी चीज़ को, इतिहास को समझने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो कौन थे, चाणक्य थे। उसने क्या लिखा था, अर्थशास्त्र लिखा था। अर्थशास्त्र ये इकोनॉमिक्स का नहीं है, ये पॉलिटी में था। ठीक है, पॉलिटिक्स के बारे में, इसके बारे में इसमें लिखा था, याद रखना। अब एक चीज़ और है, कलहन जो है किसके शासनकाल में, मतलब कवि किसके दरबार में कवि थे, तो इसको इस तरह से रिलेट कीजिए। कवि कलहन जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कवि थे। इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इसने राजतरंगिणी लिखी थी। अच्छा, ठीक है। कई विदेशी लेखकों ने भी भारतीय इतिहास के बारे में लिखा, जैसा कि भी हमने पढ़ा कि लोग जो है पहाड़ी के दर्रों से आना शुरू कर चुके थे, और जब यहाँ पर विदेशी लेखक आए तो यहाँ के बारे में उसने वर्णन किया। किस तरह से वर्णन किया होगा, अपने क्षेत्र से तुलना करके उसने वर्णन किया, जिससे अभी हम लोग जानकारी मिल जाता है। आगे है, प्राचीन भारत के भारतीय इतिहास के बारे में ज़्यादातर जानकारी में पुरातत्व विभाग द्वारा जुटाए गए सबूतों से मिलती है। ठीक है, क्या है इसको समझते हैं। देखिए, प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विभाग कहा जाता है। ठीक है, पुरातत्व विज्ञान जो है, विभाग ने, पुरातत्व विभाग विज्ञान कहा जाता है किसको, जो प्राचीन काल के जो अवशेष हम लोग को मिले, जैसे खंडहर मिल गया, कोई घर पुराना मिल गया, कुछ सिक्के मिले हमको, कंकाल तंत्र वगैरह कुछ मिले पुराने, तो उससे उसको हम क्या बोलेंगे, जो अध्ययन इसका करता है उसको हम बोलते हैं पुरातत्व विभाग।
विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, देखिए अवशेषों, स्मारक, ये सब चीज़ें जो है, सभी चीज़ें हम लोग को मिलता है, जिसको पुरातत्व विज्ञान वाले लोग इसकी जानकारी निकालते हैं, हमको बताते हैं कि ये चीज़ें किस समय के हैं और किससे रिलेटेड हैं। एक चीज़ देखिए, यहाँ यह भी जानने को पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यूनान के प्राचीन लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक, उसकी पुस्तकें हैं हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है। ठीक है, जैसा कि यहाँ हमने पढ़ा कि विदेशी लेखक भी आए थे, तो यहाँ पे मिल गया आपको, ये कौन थे, हेरोडोटस भी जो है सो आए थे भारत, और ये भारत फारस के संबंध के बारे में उसने अपने हिस्टोरिका पुस्तक में लिखा है। अब एक चीज़ यहाँ पे इस बात को चर्चा करते हैं, स्मारक हो गए, सिक्के हो गए, औजार, प्रतिमा, ये सब चीज़ें हैं। क्या पता चलता है, स्मारक का बात करते हैं। स्मारक का जब अवशेष हम लोग को मिला तो इससे हमको यह पता चला कि उस समय के लोग के कारीगर कितने उन्नत थे, कैसे घर बना सकते थे बहुत कम सुविधा के साथ भी। सिक्के का बात करें तो सिक्के मिलने का मतलब यह हुआ कि जिस राजा का सिक्का मिला था उस समय के लोग धातु को गलाना सीख चुके थे। गलाना सीखने का मतलब यह भी हो सकता है कि गला करके उसका ढांचा देना भी सीख चुके थे, किस सांचे में उसको ढालना है उसको भी सीख चुके थे। तो सिक्का को सिर्फ सिक्के के रूप में मत लीजिए, इसको इस तरह से भी लीजिए कि उस समय के लोगों ने सिक्का बनाना यानी धातु का उपयोग करना भी सीख लिया था। मिट्टी का बर्तन यानी मिट्टी के बर्तन को भी के बारे में भी जान गया था। पत्थर के औजार थे, प्रतिमाएं बनाने सीख ली थी, मतलब कोई पत्थर है, पत्थर को उकेर करके जो है आकृति बनाना सीख लिया था, और ऐसी चीज़ें मिले हैं। कुछ देखिए यहाँ प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, ये देखिए मिला हुआ है, ये रियल फोटो है। देखिए इसमें नक्काशी भी किया हुआ, फोटो बना हुआ फिगर। एक चीज़ यहाँ देखिए, प्राचीन कालीन चांदी का सिक्का, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। अब इसका मतलब यह हो गया कि 2500 वर्ष पहले जो है लोगों ने चांदी का खोज कर लिया था, उसे गलाना सीख लिया था, चांदी से चित्र बनाने, देखिए इस तरह ढांचा बनाना भी सीख लिया था। ये देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको देखेंगे। अशोक के उत्कीर्ण लेखों का सबसे प्राचीन माना जाता है। अशोक का जो उत्कीर्ण लेखों को सबसे प्राचीन माना जाता है, इसके अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामैक लिपि में है। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन के, बताइए कि अशोक के जो लिपि मिले हुए थे अशोक के जो लेख मिले थे, अभिलेख, वो कौन कौन सी लिपि में लिखे गए थे, तो कौन कौन से हो जाएंगे, पहले हो जाएंगे ब्राह्मी, दूसरा खरोष्टी, तीसरा अरामैक लिपि में लिखे गए थे। अशोक के अभिलेखों का सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। हमारे इतिहास का जो है जेम्स प्रिंसेस का जो है बहुत सारा एहसान है, वो सभी चीज़ों को हम लोग अभी तक नहीं डिकोड कर पाते, जिसे जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ करके जो हम लोग को बता दिया। तो इस अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था, 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। आगे है, स्मारक में प्राचीन इमारतें, मंदिर व मूर्तियां आती हैं। ये सब चीज़ें स्मारक में आते हैं। इन्हें विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी हमें मिलती है। सभ्यताओं, खंभों, पत्थरों की दीवारों या मिट्टी तथा पत्थर के छोटे फलकों पर उकेरे गए लेख भी हमारी जानकारी के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। सोचिए, अगर कहीं अभी हमने मंदिर बनाया, जैसे राम अयोध्या में मंदिर बना, उसमें अगर मैंने किसी हवाई जहाज़ का चित्र उकेरा हुआ है, हवाई जहाज़ का ढांचा उकेरा हुआ है, आज के बाद बहुत साल बाद जब ये सभ्यताएं समाप्त होगी और फिर ये जब देखा जाएगा, उस समय की सभ्यता के लोग जब आएंगे और देखेंगे इसको खोद करके, तो उसको पता चलेगा कि आखिर ये क्या विचित्र चीज़ है। हो सकता है उस सभ्यताएं उस समय जहाज़ का खोज कर चुका होगा, तो उसको पता चलेगा कि जो सभ्यताएं मिट चुकी है, उस समय के लोग भी हवाई जहाज़ का उपयोग करते थे। ठीक है, इसको इस तरह से समझते हैं हम लोग। पत्थरों का दीवार देखेगा इतने विशाल विशाल जो है चट्टानों को ऊपर कैसे चढ़ाया गया होगा मंदिर बनाते समय। इससे यह पता चलेगा उसको कि हो सकता है उस समय सभ्यताएं के लोग बहुत ज़्यादा विकसित थे,
उसके पास पत्थर को ऊपर उठाने की भी चीज़ें थी, जिसको आसानी से इसने उठाया होगा पत्थर को। ठीक है, ये सभी चीज़ें। अब देखिए एक चीज़ और है, उत्कीर्ण लेखों के माध्यम अध्ययन को हम एपिग्राफी कहा जाता है। उत्कीर्ण लेख किसको बोलते हैं? जब पत्थर पर हम उकेरते हैं, किसी धातु से जो है कांटे से ठोक ठोक करके बनाते हैं, कुछ लिखते हैं, अच्छा हम उसको हम पढ़ते हैं, अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? एपिग्राफी बोलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। लिखने की सबसे पुरानी प्रणाली हड़प्पा के मुद्राओं में पाई जाती है। लिखने की सबसे पुरानी प्रणाली जो है हड़प्पा की मुद्राओं में पाई जाती है, लेकिन उसे पढ़ने में अभी तक सफलताएं नहीं मिली है। सिक्के भी ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत हैं। अब जिसे बोला गया कि हड़प्पा की मुद्राएं जो थी उस पर लिखा हुआ मिला था, लेकिन अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए। क्यों? प्राचीन काल में चांदी, सोने व तांबे के सिक्के प्रचलन में थे। देश में पहली बार लिखित स्वर्ण के सिक्के हिंद अवन शासकों ने चलाए थे। ठीक है, देखिए क्या बोला गया, प्राचीन काल में भी लोग जो है अभी की तरह लोहे से क्या सिक्के नहीं बनाए करते थे, तो बनाते भी थे, लेकिन चांदी, सोने और तांबे के सिक्के भी प्रचलन में थे उस समय। ठीक है, और लेकिन देश में पहली बार जो है लिखित स्वर्ण के सिक्के, देखिए स्वर्ण के सिक्के की बात हो रहा है, लिखित स्वर्ण के सिक्के किसने चलाए थे? तो हिंद अवन शासकों ने सबसे पहले चलाए थे। ठीक है, आगे आते हैं। हस्तलिपियां भी प्राचीन काल की जानकारी का एक स्रोत है। पाली और प्राकृतिक भाषाएं अब हमारे देश में कम बोली जाती है। पहले कौन सी भाषाएं बोली जाती थी हमारे देश में? पाली और प्राकृतिक, हर जगह ना सही लेकिन बोली तो जाती थी। कई किताबें संस्कृत और अरबी भाषा में है। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली तमिल भाषा में काफ़ी पुराना साहित्य मिलता है। तमिल भाषा में भी पुराना साहित्य मिलता है। इसका मतलब यह होता है कि उस समय के लोगों ने जो है तमिल में भी लिखना सीखा था। ठीक है, यहाँ पे सिक्के का बात आया तो इसका मतलब उस समय उसने सोने का खोज कर लिया था, तांबे को पिघलाना सीख लिया था, चांदी का भी उपयोग करना सीख लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं टॉपिक से। आगे है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, जिसको समझते हैं। सिक्के के अध्ययन को हम न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, अर्थात मुद्रा शास्त्र कहते हैं। दक्षिण भारत में अरिकमेंडू यानी पंडुचेरी में है अरिकमेंडू नामक स्थान की खुदाई में रोमन सिक्के मिले हैं। इससे प्राचीन काल में रोम तथा दक्षिण भारत के बीच व्यापारिक संबंध का पता चलता है। मैंने क्या बताया कि सिक्के से सिर्फ हमको सिक्के के बारे में नहीं जानकारी मिलती है, सिक्के से उस समय के शासक के बारे में पता चलता है, उस समय के कारीगरों के बारे में पता चलता है। यही सिक्के जो भारत में मिले हुए हैं, यही अगर दूसरे देश में अगर मिले हुए हैं, मिला है, जैसे कि रोम में मिला, तो इससे यह भी पता चलता है कि रोम और भारत के उसमें संबंध थे। कैसे संबंध? व्यापारिक संबंध थे। अब आता है प्राचीन काल में झारखंड। हम सबको पता है जब हम झारखंड का बुक पढ़ रहे हैं तो झारखंड के बारे में भी प्राचीन काल से जोड़ेगा। तो आते हैं, लिखा हुआ है प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर वर्तमान झारखंड जो है वो घनघोर जंगलों से घिरा था। भौगोलिक स्थिति से इस क्षेत्र को काफी लाभ मिला। गुप्त वंश के शासकों और गोंड शासक शशांक को छोड़कर प्राचीन भारत के किसी राजवंश ने इस क्षेत्र में अधिक समय तक शासक नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये घनघोर जंगल था, यहाँ पर शासन करना मुश्किल था, एक जगह से दूसरे जगह जाना मुश्किल था। तो यहाँ पर किसने, एक देखिए याद रखेंगे, गोंड शासक कौन थे? शशांक थे, उसने शासन किया था। गुप्त वंश के जो शासक थे उसने शासन किया था। गुप्त वंश के बारे में हम लोग 11th में पढ़ेंगे, हो सकता है कि इसी के आगे के चैप्टर में होगा, समझेंगे। झारखंड के विभिन्न जिलों में पाषाणकालीन औजार व उपकरण काफ़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। पाषाणकालीन ये हम बताएंगे, आगे चैप्टर में बताएंगे इसके बारे में। पुरातत्वविदों के अनुसार झारखंड में आदिकाल से मानव रहते आए हैं, बहुत पहले से जो है मानव रहते आए हुए हैं। हजारीबाग जिले के इस्कॉन में एक समतल शिलालेख पर प्रागैतिहासिक मानव द्वारा की गई चित्रकारी का नमूना प्राप्त हुआ है। देखिए याद रखेंगे, प्रागैतिहासिक काल मैंने बताया था कि इसके लिखे हुए साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उसने लिखना नहीं सीखा था। अगर लिखना नहीं सीखा था तो उसने चित्रकारी कैसे बनाया? इसका मतलब उसने सीखा था, लेकिन उसको
सजो कर रखने के लिए नहीं सीखा था, संभाल कर रखने के लिए नहीं सीखा था। कई रखे भी होंगे तो खत्म हो चुके होंगे। कई स्थलों पर कुल्हाड़ी, फलक, बेंधनी, खुरचनी, बेदक, तछनी आदि पत्थर निर्मित हथियार प्राप्त हुए। उस समय के लोग जो है धातु के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए सिर्फ पत्थर के हथियार ही हम लोग के पास मिले हुए हैं। आगे है, छोटा नागपुर में असुर जनजाति का सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। असुर जनजाति को सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। कहा जाता है कि ये जो है हड़प्पा कालीन समय के लोग हैं, जिसमें हड़प्पा के लोग सिंधु नदी के अगल बगल में बस रहे थे। उस समय असुर जनजाति झारखंड में रह रहे थे। यहाँ इसके समय की ईंटें पाई गई है, जिसकी लंबाई 17 इंच, चौड़ाई 10 इंच और मोटाई 3 इंच है। तो उसमें ईंटें बड़ी बड़ी बनाया करते थे। ये प्रागैतिहासिक असुर सभ्यताओं की एक ही कोटि की थी। रांची गजेटियर एक बुक है, रांची गजेटियर 1917 ईस्वी में असुर कालीन बहुत से अवशेषों के आधार पर एक निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है कि मुंडा, उराव आदि जातियों के आगमन से पूर्व इस क्षेत्र में एक विभिन्न सभ्यता विकसित थी। कहाँ से पता चला? रांची गजेटियर 1917 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ था, उससे पता चला कि असुर जनजाति जो है मुंडा, उराव, हो से भी बहुत पहले यहाँ पर सभ्यताएं विकसित कर चुके थे। इसीलिए मैंने कभी बताया था कि मगध साम्राज्य जिसमें विकसित हो रहा था, उसमें असुर लोग जो है वो धातु को गलाना सीख चुके थे और हथियार बनाना सीख चुके थे। तभी तो मगध साम्राज्य जो है सही मतलब शक्तिशाली बना था। संभव यह सभ्यता असुर जनजाति की रही होगी। प्राचीन काल में झारखंड से होकर वर्तमान उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक अनेक रास्ते थे। इन मार्गों से सेना, व्यापारी और तीर्थयात्री गुजरा करते थे। ठीक है, आगे है अब इतिहास और तिथियां। हम तिथियों को कैसे समझते हैं इसके बारे में है। आपने इतिहास में तिथि से पहले ईस्वी पूर्व या ईस्वी लिखा देखा होगा। हाँ, हर किसी ने देखा है। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगरियन कैलेंडर यानी ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। इसको मैं बता दूंगा। चलिए, इसको हम जो भी लिखा है इसको सही से बता देते हैं। कहना ये चाह रहा है कि ईसा मसीह का जन्म जो है कैलेंडर कब बना? 2000 ईस्वी 2024 ईस्वी पूर्व, यानी जिस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसी दिन से हम लोगों ने कैलेंडर फॉलो करना चालू कर दिया। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद आज हम लोग कहाँ पर हैं? तो आज हम लोग 2024 ईस्वी में हैं। ठीक है, अब यहाँ आगे जितने भी चीज़ें होगा सब चीज़ हम लोग जान सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम पीछे देखें, अगर 1900 ईस्वी का बात करें, 1900 का बात करें, यहाँ से पीछे आकर के, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ईस्वी में लिखेंगे, यानी 1900 ईस्वी। हो सकता है 1910 ईस्वी। ठीक है, इसको लिखेंगे। लेकिन ईसा मसीह के जन्म के बाद अगर हम जाते हैं तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ईस्वी पूर्व। क्या पढ़ेंगे? ईस्वी पूर्व पढ़ेंगे। ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का बात है। तो अगर हम अभी यहाँ से बात करें कि हम 2500 ईस्वी पूर्व की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ से ये 2024 प्लस यहाँ से और आगे जाएंगे 500 वर्ष पीछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएंगे हम। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं इसको। ईसा मसीह के जन्म के पहले समय ईसा पूर्व यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती विपरीत दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ है। अब ईसा मसीह के जन्म के बारे में बात करें, अगर आप समझ गए थे तो बताइए अभी हम लोग कहाँ पर हैं? यहाँ पर हैं 2024 में। यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, 0 ईस्वी इसको बोलेंगे। यहाँ से जो है 563 ईस्वी पहले जो है किसका जन्म हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। यहाँ से पहले हुआ, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? पूर्व इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पहले यानी पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ईसा मसीह के जन्म तिथि से प्रारंभ हुई सन ईस्वी सन कहलाता है। ठीक, इसका संक्षेप में ईस्वी लिखा जाता है। एडी यानी एंडो डोमिनी का शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वर्तमान में एडी की जगह सी
तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अर्थ का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE यानी बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग भी होता है, जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले है। ठीक है, तो अब अभ्यास आ गया है। तो उम्मीद है इस चैप्टर को मैंने पूरी तरह से सही से डिटेल करके आपको समझाया है। अभी यूट्यूब पर जो है झारखंड के कोई भी इस तरह के बुक इस तरह से डिटेल जो है किसी ने नहीं पढ़ाया है झारखंड के बुक को, जैसा कि मैंने पढ़ाया है। उम्मीद है आप सब अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप बेझिझक प्रश्न करेंगे और हम उम्मीद करते हैं इस जो भी क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति है, अगर आप पूरी तरह से समझ गए हैं और अगर आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखे हुए हैं तो इन सभी का आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। जय हिंद।